ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें इस कहानी के हीरो जियांग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ चाइना वापस लौटा था। थोड़ा माफिया टाइप था वो, उसके जान के पीछे कई लोग पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ बेचारी सी लड़की एंजिया इस कहानी की हीरोइन थी। उसकी शादी हो से हुई थी, लेकिन वो लिली से प्यार करता था। और यहाँ पर एंजिया को उसके फादर फोर्स कर रहे थे कि अगर वो हुओ के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट नहीं हुई तो वो उसकी मॉम का ट्रीटमेंट रोक देगा। दैट्स वाई यहाँ पर अब उसे हुओ के साथ इंटीमेट तो होना ही था। तभी अपने घर के बाहर बाहर बहुत मौसम ख़राब में पर सामने हुओ की कार देखती है। उसे ऐसा लगता है कि हुओ का कार है, चांसेस है कि हुओ इस कार में ही होगा। ये उसे एक अच्छा मौका दिखता है कि अगर वह कैसे भी करके हुओ के साथ रोमांस कर लेती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और फिर यहाँ पे उसकी मॉम का ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा। तो वो उस कार में एंटर करती है जहाँ अंधेरा होने की वजह से वो चीज़ें देख नहीं पाती है क्लियरली। यहाँ पर एक्चुअल में उस कार में जियांग था। जियांग ने अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए, क्योंकि गुंडे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, दैट्स वाई वो यहाँ पर उसके भाई के कार में यहाँ पर आया हुआ था। भाई मतलब उसका कज़न ब्रदर था वो, और जियांग यहाँ पर उसका अंकल लगा। तो गुंडे लोगों से लड़ने के बाद वो यहाँ से निकलने ही वाला था। थोड़ी देर के लिए बस वो रुका था यहाँ पर। तभी एंजिया उसके कार में एंट्री लेती है और वो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रजिस्ट कर रहा था। लेकिन उसे वही लव पोशन वाला दवा दिया गया था, जिसकी वजह से कि वो ज़्यादा टाइम तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो अंधेरे में क्लियरली देख भी नहीं पाया था कि एक्चुअल में कौन है। दैट्स वाई यहाँ पर वो उसके साथ ऐसे रोमांस करता है। एंजिया तो यही सोच रही होती है कि वो जिसके साथ है एक्चुअल में वो है, लेकिन अगली सुबह जब वो लाइट में शक्ल देखती है तो शौक हो जाते हैं। एक तो वो उसका फर्स्ट टाइम था और ऊपर से ना जाने उसने किसी स्ट्रेंजर को अपना फर्स्ट टाइम ऐसे दे दिया था। तो वो जियांग के जगने के पहले ही वहाँ से चली जाती है। जब जियांग जगता है तो वो शौक था कि आखिरकार कल रात वाली लड़की कौन थी। उसे बस एंजिया का एक इयररिंग ही मिलता है। उस इयररिंग को वो संभाल लेता है, संभाल करके रख लेता है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है तो वो अपने सेक्रेटरी को कहता है, इस इयररिंग वाली लड़की के बारे में पता लगाओ, कल रात मेरे कार में आखिरकार कौन ही लड़की आई हुई थी। उसका सेक्रेटरी वो इयररिंग लेकर के वहाँ से चले जाता है। एंजिया घर जाती है तो देखती है वो अपनी गर्लफ्रेंड लिली की फ़ोटो को देख रहा है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि कल रात वो कहाँ थी। एंजिया कहती है कि वो अपने मॉम को देखने के लिए गई हुई थी। वो गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरे अंकल आने वाले हैं और अंकल के सामने अगर तुमने कुछ भी बकवास करने की कोशिश की या फिर उन्हें पता चला कि हमारा रिलेशनशिप सही नहीं है और मेरे लिए पंगा हुआ तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। एंजिया कहती हाँ ठीक है, वो कुछ नहीं कहने वाली है। वो मजबूर थी, अपने डैड के फोर्स करने पर ही उसने हुआ से शादी किया था। वो भी उससे प्यार नहीं करती थी और ना ही वो उसे पसंद करता था। वो ग्रैंडफादर के फोर्स करने की वजह से एंजिया से शादी किया था और इंतजार कर रहा था कब ग्रैंडफादर टपके तो वो एंजिया से डाइवोर्स ले ले। दूसरी तरफ एंजिया सोच रही होती है कि एक बार वो थोड़े पैसे जमा कर ले अपनी मॉम को लेकर के, इसे डाइवोर्स देकर के हमेशा के लिए वहाँ से चली जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पर इतने सारे ड्रामे हो के झेला करती थी। अगले दिन फैमिली के सामने वो लोग लवी डबी कपल बन करके जाते हैं, जहाँ पर कि इस तरीके से जब वो देखती है कि हुओ का अंकल कोई और नहीं वही उसका नाइट स्टैंड वाला लड़का है तो वो तो शौक हो जाती है। उसे इस बात का डर था कि कहीं जियांग यहाँ पर सबको ये चीज़ ना रिवील कर दें कि एक्चुअल में कल रात वो दोनों साथ में ही थे। और जब जियांग एंजिया को देखता है तो वो जानबूझकर उसे छेड़ने लगता है कि लगता है हुओ की वाइफ तो मुझे कहीं देखी देखी सी लग रही है। एंजिया यहाँ पर टॉपिक को बदलने का कोशिश करती है, ये सोचते हुए कि ये सीक्रेट रिवील नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें घर वाले यहाँ घर से निकाल देंगे चीटिंग का नाम लगा करके, और फिर वो अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कैसे ही करा पाएगी। यहाँ पर वो कहते हैं नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हो गई होगी, एंजिया तो इधर उधर कहीं जाती ही नहीं है, आप तो अभी भी आपसे कैसे कैसे मिल सकती है वो यहाँ पर एंजिया को टी सर्व करने के लिए बोलता है। जब वो ऐसा करती है तो वो उसे वहाँ भी छेड़ रहा था। एंजिया उसे वार्न करती है, इसमें तुम्हारा भी रेपुटेशन ख़राब होगा, जो कल हुआ उस बात को भूल जाओ, हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ भी है, इस बात को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जियांग एंजिया को कब तक छोड़ने वाला था इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। यहाँ पर हुओ की मॉम भी थी जो कि एंजिया को देख रही होती कि आखिरकार जियांग से उसका क्या बात हो रहा है, लेकिन वो लोग बातों को सुन नहीं पा रहे होते हैं। ऐसे जियांग के लव बाइट के बारे में वो पूछती है तो वो बहाना कर देता है कि एक्चुअल में किसी कैट ने मुझे बाइट कर लिया था।
फिर जब वो लोग डिनर करने के लिए जाते हैं तो जियांग जानबूझ करके एंजिया के बगल वाले चेयर पर बैठता है। एंजिया उठ करके जाने लगती है लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। जियांग से पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी है नहीं, उसके फादर उससे पूछ रहे थे। इतने दिनों से सिंगल हो, अब शादी वादी भी कर लो। तो वो उसे कहता है हाँ, एक लड़की पर मेरा क्रश है और मैं जल्दी ही उसे अपनी वाइफ बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। उसकी फैमिली ये सुन के खुश हो जाती है लेकिन हो के मॉम सोचने लगती है कि आखिरकार कौन सी लड़की इसके नज़र को भा सकती है। यहाँ पर वो उसे इयररिंग दिखाता है और कहता है ये उस लड़की का इयररिंग है जिस पर कि मेरा क्रश है, जिसे देख करके वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर वो इयररिंग एंजिया का था और उन्हें ये देखा देखा सा लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो बहाना कर देते हैं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही कॉमन सी इयररिंग है, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। तब जाकर के टॉपिक यहाँ पर बदलता है। एंजिया को इस बात का डर था कि इसी तरीके से जियांग अगर उसे बुली करते रहा, उसे टॉर्चर करते रहा तो वह कब तक ही इन चीज़ों को झेलेगी। खाना वाना ख़त्म होता है। यहाँ पर फ़िलहाल एंजिया वहाँ से खिसकने का कोशिश कर रहे थे लेकिन ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि तुम और वो बेबी कब कर रहे हो। तो वो दोनों बहाना कर देते हैं कि हाँ जल्दी ही। जियांग के फादर का कहना था कि बेबी जल्दी करो, अब हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करने वाले हैं। एंजिया कमरे के बाहर जाती है तभी वो गलती से यहाँ पर एक सीक्रेट सुन लेती है। वो कि मॉम जियांग को पसंद करती थी, वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर हो के डैड से शादी क्यों की थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब एंजिया यहाँ पर ये सीक्रेट सुन करके शॉक हो जाती है। गलती से पास वाले गमले में उसका पैर टकरा जाता है और हो के मम देखने के लिए जाने लगती है कि कौन उनकी बातों को सुन रहा है, लेकिन जियांग उसे रोक देता है और उसे कहता है बेहतर होगा कि तुम ये सारे ड्रामा को ख़त्म करो और यहाँ से चली जाओ। मेरे फादर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनके बेटे पर उन्हीं की बहू लाइनबाजी कर रही है। उनके जाने के बाद एंजिया वहाँ से जा रही होती है ये सोचते हुए कि किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है। अब जियांग का भी सीक्रेट एंजिया के पास था तो वैसे कह रही होती है तुम मेरे सीक्रेट को भूल जाओ और मैं तुम्हारे सीक्रेट को भूल जाऊंगी। चलो एक डील करते हैं, हम दोनों में से कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। जियांग हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। एंजिया कहती है अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें ब्लैकमेल भला कैसे ही कर सकती हूँ भाई, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हें कैसे मैं ब्लैकमेल कर सकती हूँ। तो जियांग उसे कहता है इतनी बड़ी सीक्रेट जानती हो तुम, देखना कहीं तुम्हारी जान को भी खतरा ना हो। ऐसा करके वो वहाँ से चले जाता है। इधर हम लोग हो के मॉम को देखते हैं, वो कुछ स्पेशल पूजा कर रही होती है। एक्चुअल में आज तक जियांग के आसपास जितनी भी लड़कियाँ थी ना, वो सबको इसी तरीके से जान से मरवाते जा रही थी। इस पूजा में उसे पता चलता है कि वापस से जियांग के करीब कोई लड़की है, लेकिन बस वो उसे गेस नहीं कर पा रही थी कि वो कौन है। आज तक सारी थी वो सामने आकर के रहती थी ना, तो हो के मॉम को मारना आसान हो जाता था। दूसरी तरफ एंजिया चेक करती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। अब सोचती है वो दोबारा कैसे कोशिश करे यार। वो कमरे में अंदर जाती है तो वो लिली से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। फ़ोन रखते ही एंजिया को सोफे पे सो जाने के लिए वो बोलता है। एंजिया उसे कहती है कि तुम्हारे फादर चाहते हैं कि हम बेबी करें। आई नो तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहते, तो क्यों ना हम टेस्ट ट्यूब बेबी ट्राई करते। इस बात पर वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे बेबी कंसीव करने की औकात में ही नहीं हो। अगर ग्रैंडफादर का रीज़न नहीं होता तो मैं तुम्हारी जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करता। मेरी बेबी को बॉर्न करेगी केवल और केवल लिली। चलो हटो यहाँ से। ऐसा कह के वहाँ से चले जाता है। एंजिया सोच रही होती है कि कब तक वो ये सब कुछ पचड़े में पड़ेगी। हो ना सका था, ज़्यादा ही प्रेग्नेंट होने का शौक है तो जाके किसी और लड़के को चूज कर लो। तब उसे जियांग का दिमाग आता है। वो सोचती है हो नहीं जियांग से ही, बात तो सिर्फ प्रेग्नेंट होने से ही है ना, इस फैमिली के कोई भी लड़का चलेगा। इधर जियांग एंजिया के बारे में अपने सेक्रेटरी से पता करवा रहा था। वो अपने स्टडी रूम में था और उसे एंजिया और हो के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। यही दूसरी तरफ एंजिया मौका ढूंढ रही होती है जियांग को पटाने का, क्योंकि जब तक वो उसके साथ एक दो बार इंटीमेट नहीं होगी वो प्रेग्नेंट कैसे होगी। वो यहाँ पर जानबूझ करके ऐसे सेड्यूसिंग ड्रेस पहन करके उसके कमरे में जाने का डिसाइड करती है। लेट नाइट वो उसके स्टडी रूम में फ्रूट डिलीवर करने के बहाने जाती है, जहाँ पर कि वो जानबूझ करके उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। जियांग समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो करना क्या चाह रही है, क्योंकि वहाँ तक उसका दिमाग ही नहीं गया था कि वो यहाँ पर इंटीमेट होने के बारे में और बेबी कंसीव करने के बारे में सोच रही होगी। वो जब उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी तो जियांग के लिए वो खुद को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब तक वो एंजिया के मोटिव के बारे में नहीं जानता था वो वापस से उसके रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा होता है। एंजिया ये दिखाती है कि वो जेन्युइनली जो है जियांग में इंटरेस्टेड है, लेकिन जियांग जानता था कि ऐसा नहीं है।
इन दोनों का रोमांस यहाँ पर फुल ऑन चल रहा होता है। जियांग एंजिया को वार्न कर रहा था कि वो ये सारी हरकतें मत करे वरना उसके लिए सही नहीं होगा। तभी इधर हम लोग देखते हैं कि हो की मॉम आने लगती हैं। जियांग के लिए एक्चुअल में वो कुछ खाने के लिए लेकर के आए हुए थे। अब एंजिया यहाँ पर थी, इस तरीके से जियांग के साथ वो देख लेती तो वो ऐसे भी उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली थी। लेकिन जब वो कमरे में अंदर एंटर करती है तो एंजिया ऐसे टेबल के पास नीचे गिरी हुई थी, जिसे देख करके हुओ की मॉम कहने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को। एंजिया बहाना करते हुए और इनोसेंट फेस बनाते हुए कहती है, एक्चुअल में मैं यहाँ पर हुओ की कंपनी के बारे में कुछ बात करने के लिए आई हुई थी, लेकिन जियांग तो मेरा हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन इतनी रात में तुम्हारा यहाँ पर जियांग के स्टडी रूम में आना बिल्कुल सही नहीं है, दोबारा ऐसा मत करना। एंजिया ओके बोल करके स्टडी रूम से बाहर निकल जाती है। एंजिया के जाने के बाद हुओ की मॉम थोड़ा सा जियांग के साथ फ्लर्ट करती है, बाहर निकलती है और एंजिया को वार्न करती है कि अगर वो जियांग के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश भी कर रही है तो वो सपने में भी नहीं सोचें। वो तो जानती ही थी कि इसे इतना चुल क्यों मचा हुआ है। वो उसे वार्न करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन एंजिया पीछे नहीं हटने वाली थी। उसे एनी हाउ जियांग के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट तो होना ही था, तभी वो अपने डैड की शर्त को पूरा कर पाएगी और अपने मॉम के ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करवा पाएगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जियांग को इंसोमिया का प्रॉब्लम था। ये बात खाने के टेबल पर एंजिया को पता चला था। वो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का परफ्यूम बनाती है जिससे कि उसे रिलैक्स मिल सके और वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाह रही थी। ग्रैंडफादर का बर्थडे पार्टी था अगले दिन, जहाँ पर कि हुओ और एंजिया रियल कपल बन करके आए हुए थे और यहाँ पर सब जियांग को ढूंढ रहे थे कि आखिरकार जियांग है किधर। वो हुओ को भेज रहा होता है, जाओ जा करके जियांग को लेकर के आओ, लेकिन एंजिया कहती है, रुको मैं उसे ढूंढ करके लेकर के आती हूँ। नींद नहीं पूरी होने की वजह से जियांग के सर में दर्द था और वो बाहर बैठा हुआ था। एंजिया उसके पास वो स्पेशल परफ्यूम लगा करके जाती है। जब जियांग वो स्मेल करता है तो एक्चुअल में उसके सर का दर्द ठीक हो जाता है। वो एंजिया से कहता है, ये कौन सा परफ्यूम तुमने लगाया है। एंजिया से कहती है, ये मिंट है, मुझे पता है कि तुम्हारे सर में दर्द था और इससे तुम्हें राहत मिल सकता है। जियांग से कहता है, ये परफ्यूम तुमने जानबूझ करके सिर्फ मेरे लिए लगाया है या फिर तुम नॉर्मली लगाती हो। एंजिया से कहती है, तुम्हें क्या लगता है। वो एंजिया को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। एंजिया बहाना करके रोक देती है, अरे अरे ग्रैंडफादर तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं, अब तुम यहाँ रहोगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, उनका बर्थडे पार्टी है। ये कह के एंजिया पार्टी में अंदर जाती है। सब एंजिया के ब्यूटी की बड़ाई कर रहे थे, जिस चीज़ से जलस होकर के हुओ की मॉम उसे बुली करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने एंजिया को वार्न किया था, लेकिन वो सुधर नहीं रही है। वो अब भी यहाँ पर जियांग के पीछे ही पड़ी हुई है, इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। वो अपने ब्रेसलेट को नीचे स्विमिंग पूल में फेंक देती है और एंजिया को उसे निकालने के लिए कहती है। अब एंजिया को एक्चुअल में तैरना नहीं आता था। वैसे तो एंजिया शुरुआत में सब कुछ झेल रही थी। जब उसकी नज़र जाती है कि जियांग इधर आ रहा है तो वह सोचती है कि क्यों ना यहाँ पर जियांग का सिंपैथी पाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ड्रामा किया जाए। वो कि मम्मा से धक्का देने वाली थी तो वो गिरने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन तभी एंजिया को जियांग आकर के संभाल लेता है और वो अपनी मोम को संभालने के लिए आता है। इस तरीके से जियांग हुओ की मोम पर गुस्सा करने लगता है कि वो क्या करी है। अगर एंजिया यहाँ पर गिर जाती तो क्या होता। अब यहाँ पर हुओ की मोम बहाना करने लगती है, अरे नहीं नहीं वो तो गलती से स्लिप कर रही थी। एंजिया भी वही बहाना कर रही होती कि हाँ हाँ मैं खुद ही गलती से गिर रही थी, इसमें हुओ की मोम की कोई गलती नहीं है। हुओ और उसकी मोम को साफ दिख रहा होता है कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो चल रहा है। जिस तरीके से जियांग एंजिया का केयर कर रहा है वो कभी किसी लड़की का केयर नहीं करता था। हुओ एंजिया को वहाँ से लेकर के जाता है। इधर हुओ की मोम को उस पूजा के थ्रू पता चल रहा था कि जियांग और वो लड़की डे बाय डे कुछ ज़्यादा ही क्लोज होते जा रहे हैं। उनका डाउट बढ़ रहा था, कहीं वो लड़की एंजिया ही तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वो एंजिया को जिंदा नहीं छोड़ेगी। एंजिया को हुओ के साथ इंटीमेट कराने के लिए हुओ के कमरे में वो लव पोशन वाला इंसेंस स्टिक जलाया जाता है, जिसे स्मेल करके वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर एंजिया आती है, वो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करता है तो एंजिया उसे थप्पड़ मार देती है। उसे कहती है कि वो उसका टेस्टी बेबी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसके साथ कभी इंटीमेट नहीं होगी। वो उसके लिए एक वेटर ला के कमरे में कहता है कि जाओ
तुम इसके साथ इंटीमेट हो। मैं चला अपनी गर्लफ्रेंड लिली को ढूंढने के लिए। जब वो लड़का एंजिया को टच करने के लिए जा रहा था तभी जियांग आकर के एंजिया को सेव कर लेता है। अब वो उस दवा की नज़र में बहुत ही बुरी तरीके से थी। वो जियांग को उसका हेल्प करने के लिए कहती है। जियांग भला उसे ऐसे सिचुएशन में कैसे ही छोड़ सकता था। दैट्स वाई वो दोनों यहाँ पर फाइनली इंटीमेट होते हैं। वैसे तो एंजिया ने ये सब कुछ ड्रामा किया था क्योंकि जानती थी कि जियांग यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए ज़रूर ही आएगा। थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल होती है तो यहाँ पर इस तरीके से जियांग उसका एक्शन में फ़िक्र कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कमरे में हुआ आता है और वो जियांग और एंजिया को पास देख करके ऐसे पूछ रहा होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इस बात पर जियांग उससे खींच करके थप्पड़ मारते हुए कहता है, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये कांड किया क्यों। एंजिया तुम्हारी वाइफ है और तुमने इसके पीछे दूसरे लड़के को छोड़ दिया इसके साथ इंटीमेट होने के लिए। इससे पहले कि हुओ उससे कुछ कह पाता जियांग उसकी पिटाई लगाने लगता है और हुओ को इससे मार खाता हुआ देख करके एंजिया को बहुत ही सुकून मिल रहा था। तभी वहाँ पर हुओ की फैमिली आ जाती है। उसकी मॉम उसके ग्रैंडफादर से कंप्लेन करने लगती है कि जियांग इस तरीके से बेवजह ही हुओ की पिटाई कर रहा है। इस बात पर जियांग उसे कहता है, ये बेवजह नहीं है, देखिए तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। तुम्हारे बेटे ने इस तरीके से एंजिया के हस्बैंड होने के बावजूद भी उसे किसी और के साथ छोड़ दिया। अब जब ये बात यहाँ पर सामने आने लगता है, हुओ और एंजिया का रिलेशनशिप बिल्कुल से बिखरा हुआ है, ये बात सबको पता चल जाएगा। ये बात लगने लगता है हुओ की मॉम को। तो वो यहाँ पर एंजिया को 5 मिलियन का कार्ड देते हुए मुंह बंद रखने के लिए कहती है। एंजिया वो कार्ड एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं किसी को ये बात पता नहीं चलने दूंगी, लेकिन अगर वो नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो यहाँ पर ये काम करने के लिए तैयार है। क्योंकि यहाँ पर CCTV फुटेज में साफ दिख रहा होता है कि वो किस तरीके से उस वेटर को कमरे में लेकर के गया हुआ है और साफ यहाँ पर वो की हरकतें सामने जाहिर हो रही थी। और भी जितने रिलेटिव थे वो लोग भी यहाँ पर एंजिया का ही सपोर्ट कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि हुओ उसका हस्बैंड होकर के ऐसा भला कैसे कर सकता है। अब यहाँ पर हुओ को मजबूरी में नील डाउन होना होता है। जियांग उसे कहता है, बस इतने से ही इसे जाने दोगी। एंजिया मन में कहती है, नहीं, ये तो बस एक शुरुआत है और हुओ ने जितना उसे ह्यूमिलिएशन इन 3 सालों में दिया है वो उसे जाने नहीं देगा। जियांग यहाँ पर उसे वार्न करते हुए कहता है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन वो अपने मॉम से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसके फादर जब पूछते हैं कि क्या एंजिया प्रेग्नेंट हुई हुआ कि बेबी को लेकर के, तो वो कहती है नहीं, अभी नहीं, थोड़ा टाइम और लगेगा। तो वो उसे उसकी मॉम से मिलने ही नहीं देते और कहते हैं कि जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी हुआ कि बेबी को लेकर के, तब तक वो उससे उसकी मॉम से मिलने नहीं देगा। अब एंजिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था वापस से जियांग के साथ इंटीमेट होने के अलावा। उसे पता चलता है कि जियांग के सर में ऐसे दर्द है और उसे नींद नहीं आ रहा उसी प्रॉब्लम की वजह से। एंजिया वो परफ्यूम लेकर के उसके घर पहुंच जाती है। वो देख रही थी कि इंसोम्निया की वजह से वो सो नहीं पा रहा है, तो वो उसका हेल्प करती है। जब थोड़ी सी उसकी तबीयत ठीक होती है तो वो एक्चुअल में गहरे नींद में चले जाता है। एंजिया का वो हाथ नहीं छोड़ रहा था तो वो वहीं पर बैठे रहती है। इधर जियांग की जब नींद खोलती है तो वो सामने एंजिया को देखता है और सोचता है कि क्या वो उसका यहाँ पर केयर कर रही थी। सेक्रेटरी बताता है कि हाँ, कल पूरी रात एंजिया भी के साथ थी। जियांग यहाँ पर एंजिया को थैंक्स बोलता है कल रात के लिए और बोलता है बदले में मुझसे कुछ भी डिमांड कर सकती है। इस बात पर एंजिया से कहती है, ठीक है, एक तुम्हारा एहसान मुझ पर ड्यू रहेगा और मैं तुमसे बाद में अपने विश मांगूंगी। जियांग इस चीज़ के लिए मान जाता है। एंजिया यहाँ पर उससे अपना बनाया हुआ परफ्यूम देती है और कहती है अगर तुम इसे यूज़ करोगे तो तुम्हें अपने इस इंसोम्निया के प्रॉब्लम में काफ़ी रिलैक्स फील होगा। जियांग उसे रख लेता है, लेकिन जब एंजिया घर पहुँचती है तब तक यहाँ पर हुओ की मोम को कुछ आइडिया लग चुका था कि एंजिया कल रात घर नहीं आई है। अब उसे डाउट होने लगता है कि कहीं वो वापस से जियांग के साथ उसके कमरे में तो नहीं गई थी। वो पूजा के थ्रू पता लगाती है तो उससे पता चलता है कि हाँ, एक्चुअल में जियांग कल रात एक लड़की के साथ तो था। एंजिया जब घर आती है तो वो और उसकी मेड मिल करके दोनों ही उससे बुली करने लगती है। उसके बॉडी पर लव बाइट को चेक करने का कोशिश कर रहे थे कि कहीं एंजिया सच में किसी लड़के के साथ तो नहीं थी। एंजिया ऐसे रोक रही होती है और तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है एंजिया का हेल्प करने के लिए। वो हुओ के मोम पर गुस्सा करने लगता है कि क्या बदतमीजी चल रहा है यहाँ पर। वो कह रही थी कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी बहू को सबक सिखा रही थी। तभी वो अपने फादर को कंप्लेन कर देता है।
जियांग के डैड यहाँ पर आते हैं तो वो गुस्सा करने लगते हो कि मॉम से कि सुबह सुबह क्या तमाशा लगा करके रखी हुई है। एंजी यहाँ पर इनोसेंट होने का एक्ट कर रही होती है, वो किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलती है। यहाँ पर इस तरीके से जियांग जब एंजिया का सपोर्ट करते हुए हो के फादर को दिखाता है, हो के ग्रैंडफादर को दिखाता है कि किस तरीके से ये लोग एंजिया को बुली कर रहे थे, तो वो काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि हो की वाइफ है यार, तुम अपने ही घर की बहू के साथ ऐसे बदतमीजी से बिहेवियर कैसे कर सकती हो। जैसे तैसे करके हो की मॉम यहाँ पर सिचुएशन को संभालती है और वो यहाँ पर कह रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भला एंजिया को क्यों ही बुली करूँगी। एंजिया भी यहाँ पर माफ़ करने की एक्टिंग कर देती है। आफ्टर दैट वो जियांग के लिए एक और परफ्यूम बना रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि वो परफ्यूम को सेल करने से उसे काफ़ी पैसे मिलेंगे। वो कुछ परफ्यूम सेल करके अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा किया करती थी। क्लब में उस परफ्यूम को सेल करने के लिए जाती है तो देखती है कि वो और जियांग दोनों ही यहाँ पर हैं। वो कुछ बदमाश लोगों के साथ लड़ाई कर रहा था तो वो उसका हेल्प करने चली जाती है ताकि जियांग यहाँ पर आए। वो जानती थी कि जियांग ज़रूर ही आएगा। अब वो देख रहा होता है कि एंजिया उससे इतना प्यार कर रही है कि उसके लिए वो गुंडे लोगों से लड़ जा रही है, तो वो सोचता है कि शायद उसे उसके साथ थोड़ा अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। जैसे ही वो गुंडे लोग एंजिया को परेशान करने के लिए आते हैं तो जियांग बीच में आ जाता है। अब एंजिया यहाँ पर हो को सेव करने के चक्कर में थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी, उसके पैर में चोट लगा था। यहाँ पर हो एंजिया को लेकर के जाने का कोशिश कर रहा था लेकिन जियांग बीच में आता है और वो एंजिया को वहाँ से ट्रीटमेंट करने के बहाने लेकर के जाता है। अब वो ये देख रहा होता है कि उसका अंकल जियांग एंजिया में इतना क्यों ही इंटरेस्टेड है। रास्ते में एंजिया उसे थैंक्स बोलती है आकर के उसका हेल्प करने के लिए। जियांग उसे कहता है कि क्या वो सच में इतना वर्थ इट है कि उसके लिए वो ऐसे गुंडों से भी भिड़ गई। एंजिया उसे कुछ नहीं कहती। वो जियांग से कहती है मेरा एक विश तुम पर उधार था ना, तो तुम यहाँ पर मेरे पैर में सिर्फ दवा लगा दो, यही मेरा एक विश होगा। जियांग एंजिया को होटल लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो जानबूझ करके उसे प्रोवोक कर रही थी कि वो उसके साथ इंटीमेट हो। वो जानती थी कि अगर वो जियांग के साथ फ़िलहाल इंटीमेट होती है तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन जियांग खुद को रोक रहा होता है ये सोचते हुए कि एंजिया अब भी हो से मैरिड है। लेकिन यहाँ पर एंजिया जानबूझ करके जियांग को कन्फेस करती है कि एक्चुअल में वो उसे पसंद करती है और जब वह ऐसा करती है तो जियांग खुद को रोक नहीं पाता है और वो दोनों यहाँ पर फाइनली एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। यहीं दूसरी तरफ हुओ की मम को पता चलता है कि जियांग किसी लड़की को होटल लेकर के गया हुआ है। इधर वो बताता है कि एक्चुअल में एंजिया के पैर में चोट लगा था तो जियांग उसे हॉस्पिटल लेकर के गया था। ये दूसरी लड़की को होटल लेकर के जाने का उसके पास टाइम कैसे मिल गया। अब हुओ की मम को डाउट होने लगता है कि कहीं वो एंजिया को ही तो लेकर के नहीं गया हुआ है होटल में, तो वो देखने के लिए निकल जाती है। इधर ये दोनों अपना मस्त रोमांस कर रहे होते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उसके फैमिली मेम्बर इधर उन्हें ढूंढते हुए आ रहे हैं। हो कि मॉम अचानक से उनके कमरे में एंटर कर जाती है। हालांकि वो एंजिया को देख नहीं पाती लेकिन उसे इतना ज़रूर पता चलता है जियांग किसी लड़की के साथ है। वहाँ पर एंजिया का गिरा हुआ इयररिंग वो रख लेती है। जियांग गुस्सा करके उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, मैं अपने पर्सनल टाइम में हूँ, मुझे इस तरीके से उसका इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फिलहाल तो वो वहाँ से चली जाती है लेकिन ये सोच रही होती है कि आखिरकार हुओ के साथ वाली लड़की कौन है भाई, अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया। अगर वो एंजिया है तो उसे हुओ से भी डाइवोर्स लेना ही पड़ेगा। वो उसकी इयररिंग ऐसे लेकर के चली जाती है। एंजिया जियांग से कहती है अच्छा हुआ जो वो दोनों चले गए। जियांग उसे कहता है अगले 2 दिनों के लिए उसके बिजनेस ट्रिप पर जाना है उसे, तब तक वो अपना ख्याल रखेगी। एंजिया वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हो और उसकी मॉम दोनों ही घर जाते हैं। एंजिया को वहाँ देखते हैं। एंजिया कहती है मैं तो काफ़ी पहले घर आ गई हूँ, हॉस्पिटल गई थी पैर का ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसके बाद ही हो कि मॉम जानना चाहती थी कि क्या ये इयररिंग एंजिया का है। दूसरी तरफ यहाँ पर हो एंजिया का अब थोड़ा फिक्र करने का कोशिश करता है तो एंजिया उस पर गुस्सा करते हुए कहती है अपना ये ड्रामा अपने पास ही रखो, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड लिली के पास जाओ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से ही चली जाती है। इधर हम लोग देखते हैं कि जब हो की मॉम सब कुछ पता लगाती है तो उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो गर्ल एंजिया ही है जो कि जियांग के साथ है। अब वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। बाकी सारी लड़कियों की तरह वो उसे रास्ते से हटाने का प्लान कर रही होती है और जियांग तो 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। इधर एंजिया चेक कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट हो या नहीं, लेकिन इस बार भी उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तभी वहाँ पर हुओ की मॉम हुओ के लिए कुछ सामान देकर के उसे कहती है जाओ जाकर के हुओ को दे करके आओ। अब एंजिया सोच रही थी कि उसकी मॉम क्या प्लान करी है, वो उसे आधी रात को हुओ के पास क्यों भेज रही है।
तब तक हम लोग इधर देखते हैं उसके जाने के बाद वो डबल लाइन बन जाता है। इट मीन्स कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट थी। दूसरी तरफ एंजिया जब उस प्लेस पर पहुंच रही थी तो रास्ते में उसे जियांग का कॉल आता है। वो अपना काम ख़त्म करके जल्दी ही लौट रहा होता है, तो वो दोनों 1 घंटे बाद मिलने का डिसाइड करते हैं। एंजिया से नहीं बताती है कि वो हुओ से मिलने के लिए जा रही है। हुओ लिली और उसके दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी एंजिया वहाँ पर पहुँच जाती है। अब लिली उसे कहने लगती है कि कितनी बेशरम हो। एंजिया हंसते हुए कहती है, एक मिस्ट्रेस एक लीगल वाइफ को बेशरम कह रही है? तुम मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पर रातें रंगीन कर रही हो और तुम मुझे बेशरम कर रही हो? एक्चुअल में बेशरम तो तुम्हें कहना चाहिए मुझे, बट खैर मुझे तुम दोनों के रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ हुओ के मॉम के कहने पर ये चीज़ डिलीवर करने के लिए आई हुई हूँ। और हाँ, ज़्यादा ही हुओ से शौक है शादी करने का, तो क्यों नहीं कहती हो कि हुओ अपने ग्रैंडफादर से बात करे और वो मुझसे डाइवोर्स ले ले? मैं तो अभी कभी इसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंजिया का बदला हुआ बिहेवियर हुओ को थोड़ा डाउट फील करा रहा था कि क्या उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, वो उसे डाइवोर्स के बारे में कैसे बोल सकती है। एंजिया वो सामान डिलीवर करके वहाँ से जा रही होती है तो लिली उसे कहती है, 2 मिनट ज़रा साइड में आना, मुझे तुमसे बात करना है। एंजिया सोचती है ठीक है भाई, इससे 2 मिनट बात कर ही लेते हैं, क्या कह रही है। जब एंजिया लिली से बात करने के लिए साइड में जाती है तो लिली एंजिया से कहती है कि कोई मेरी जगह नहीं ले सकता है। ये कह के गुस्से में उसे वो वहाँ पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है। एंजिया के आने का वेट कर रहा था। एंजिया 2 घंटे बाद भी नहीं आती तो उसे उसकी फिक्र होने लगती है कि वो गई कहाँ। कॉल करने पर भी वो फ़ोन नहीं उठा रही थी क्योंकि एंजिया तो नीचे पहाड़ी के नीचे ऐसे गिर के बेहोश हो चुकी थी। अब जियांग को उसका बहुत ज़्यादा ही फिक्र होने लगता है। अब उसे धक्का देने के बाद लिली वहाँ से जा रही होती है और हो के पूछने पर बहाना कर देती है कि एंजिया वहाँ से जा चुकी है। अब जियांग उसके नंबर को ट्रैक करता है कि आखिरकार एंजिया है किधर। काफ़ी देर बाद भी जब एंजिया का कोई अता पता नहीं चल पाता है तो फिर अब वो ट्रैक करते हुए उसे ढूंढने के लिए निकलता है कि आखिरकार वही गई कहाँ है। ढूंढते ढूंढते वो उस प्लेस पर पहुंचता है जहाँ पर कि वो और उसके दोस्त ऐसे पार्टी कर रहे होते हैं। तो वो समझ जाता है कि ज़रूर ही कुछ गड़बड़ है। एंजिया का लास्ट लोकेशन यही दिखा रहा है, इट मीन्स कि वो इधर ही है और जब वो ऊपर नहीं है तो चांसेस है कि वो ऐसे नीचे गिरी हुई होगी। पहले तो वो हुओ को ज़बरदस्त पिटाई लगाता है और कहता है कि अगर एंजिया को कुछ भी हुआ तो वो उससे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला है। वो कहता है लेकिन एंजिया यहाँ से जा चुकी है, लिली ने तो उसे यही बताया। अब लिली घबरा जाती है कि अगर ये बात यहाँ पर रिवील हो गया तो फिर पंगे हो जाएंगे। तो जियांग उसे छोड़ने नहीं वाला है। जियांग हर जगह एंजिया को ढूंढने लगता है। तब एंजिया उसे पहाड़ी से ऐसे नीचे गिरी हुई मिलती है। वो उसे देख करके बहुत ही परेशान हो जाता है और जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। हॉस्पिटल में एंजिया को होश आता है तो पता चलता है कि जियांग एक्चुअल में उसे सेव करके सच में हॉस्पिटल लेकर के आया हुआ है। तो वो खुश हो जाती है, ये सोचते कि शायद उसका प्लान काम कर रहा है। तभी वहाँ पर नर्स आती है और वो एंजिया के पूरे ट्रीटमेंट का रिपोर्ट उसे दे रही होती है। जियांग थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। नर्स उसे बताती है कि एंजिया प्रेग्नेंट है। वो नर्स से इस बात को छुपा करके रखने के लिए कहती है, ये बात सीक्रेट रखने के लिए। वो जियांग को ये बात पता नहीं लगने देना चाह रही होती है। जियांग डॉक्टर से बात करके यहाँ पर आता है वापस से एंजिया के पास। वो से कहता है कि वो इतना सीक्रेट क्यों बिहेव कर रही है, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। एंजिया कहती है नहीं नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जियांग उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है। हालांकि वो उसका केयर कर रहा था लेकिन उसने कभी सामने से कन्फेस नहीं किया कि वो भी एंजिया से प्यार करता है या कुछ भी। अब वो यहाँ पर ऐसे उसका फिक्र कर रहा होता है तभी हुआ यहाँ पर आता है। अब लिली ने ऐसा किया था ये बात उसे पता चल चुका था, दैट्स वाई वो उसे पनिशमेंट दे रहा था। हुआ यहाँ पर आता है और कहता है अब तुम जिंदा हो ना तो इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। जियांग यहाँ पर लिली को इतना ज़्यादा पनिशमेंट दे रहा है, उसे कुछ हो जाएगा, मुझे डर है। एंजिया हंसते हुए कहती है मैं वाइफ हूँ तुम्हारी, कल मैं मरते मरते बची हूँ तुम्हारे लवर की वजह से और तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है और तुम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैं जियांग को कहूँ कि वो लिली को जाने दे। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, उसने हद पार कर दिया, उसे अपने लिमिट में रहना चाहिए था। अगर उसने कल ये काम नहीं किया होता तो आज वो खुद ही इस सिचुएशन में नहीं फंसी होती। वो फ़िलहाल वहाँ से चले जाता है। जैसे तैसे करके लिली यहाँ पर हो की मॉम तक पहुँचती है और उसे कहती है कि अगर वो उसका हेल्प करेगी तो वो जियांग के चंगुल से उसे बचा लेगी। लिली उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एंजिया अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर के अपने डैड के पास पहुंच जाती है। उसके डैड खुश हो जाते हैं। वो ये रिपोर्ट लेकर के हुआ से अच्छे खासे पैसे ऐंठने का प्लान कर रहे थे। यहाँ पर एंजिया कहती है कि अब वो अपनी मॉम से मिल सकती है। वो कहता है हाँ ठीक है जाओ मिल लो। एंजिया अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसके डैड यहाँ पर उसे एक अजीब से कमरे में बंद करके रखे हुए थे और एंजिया यहाँ पर अपनी मॉम को कैसे न कैसे करके वहाँ से निकालना चाह रही होती है।
वहाँ से निकलने के बाद एंजिया एक इंसान को कॉल करती है और कहती है कि वो उसे जितने पैसे चाहिए देने के लिए तैयार है, बस उसकी मॉम को यहाँ इस शहर से बाहर निकलवा दे। तो इंसान एंजिया का ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ वो घर पहुँचती है तो देखती है पार्टी चल रही है। वहाँ पर वो एक न्यू गर्ल से मिलती है। हो की मॉम कहती है कि ये जियांग की फियोंसे होने वाली है। एंजिया कोई रिएक्शन नहीं देती है। जियांग एंजिया से पूछता है तो मैं इससे पहले एंगेजमेंट करूँ या सीधे शादी कर लूँ। एंजिया से कहती है ये तो डिसीजन तुम्हारा होगा ना कि तुम्हें इससे एंगेजमेंट करना है या शादी करना है, बट तुम जो भी करो मैं सिंसियरली तुम दोनों को कंग्रेचुलेट ही विश करूँगी। तो ये दिखा रही थी कि उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि जियांग किसके साथ है। हालांकि उसे थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ रहा था, लेकिन उसके लिए उसकी मॉम ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। हालांकि एंजिया को फ़र्क तो पड़ रहा था, लेकिन वो नहीं दिखा रही होती है क्योंकि उसके लिए उसकी मॉम ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। दैट्स वाई वो कहती है तुम्हें जो करना है करो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जियांग को ये देख करके गुस्सा आने लगता है कि वो दोनों इतने दिनों से साथ है, फिर भी एंजिया उसके लिए कुछ भी फील नहीं कर रही है। वैसे तो वो उस लड़की से एंगेज नहीं होने वाला था, लेकिन जब वो एंजिया को प्रोवोक कर रहा था उसकी फीलिंग जानने के लिए, तभी हम लोग देखते हैं कि लिली वहाँ पर आ जाती है। उसे देख करके वो लोग कहने लगते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है, वो तो जेल में थी ना। लिली उसे कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील करने के लिए आई हुई हूँ। ये कहती है कि एंजिया प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही पहले तो जियांग के फादर खुश होने लगते हैं कि एंजिया सच में प्रेग्नेंट है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन तभी वो बताती है लेकिन वो बच्चा हुओ का नहीं है। इस वजह से पूरे घर में पूरी खलबली मच जाती है। जियांग समझ जाता है कि ये बेबी हुओ का हो ही नहीं सकता, ये बेबी उसका है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा सैड भी था कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसने आखिरकार ये बात उससे बताया क्यों नहीं। वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर तो रह ही सकते थे। वो भला किस मुँह से ये बात बताती, उसने तो अपनी मॉम को केवल और केवल सेव करने के लिए ऐसा किया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब भी बात सामने आ जाती है तो जियांग के फादर की हालत ख़राब होने लगती है। वो सोच रहे थे कि उनके घर में क्या ही चल रहा है। एंजिया किसी को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती है। ग्रैंडफादर की तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि जियांग एक्सेप्ट कर लेता है कि एक्चुअल में हुओ ने क्या कांड किया है। वो कभी एंजिया से प्यार किया ही नहीं है, वो ज़बरदस्ती के एक शादी में था और यहाँ पर वो लिली से प्यार करता था। दैट्स वाई एंजिया को उसने किसी और लड़के के साथ भेज दिया था इंटीमेट होने के लिए, और वो एंजिया से प्यार करता है और एंजिया से शादी करना चाहता है। उसके फादर उसकी फीलिंग को समझते हुए वो और एंजिया को डाइवोर्स लेने का ऑर्डर दे देते हैं और कहते हैं अगर जियांग और एंजिया चाहे तो शादी कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन एंजिया और हुओ दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं। एंजिया बहुत खुश थी। अब उसके लाइफ का सिर्फ बस एक लास्ट काम था कि वो अपनी मॉम को वहाँ से ले और चली जाए, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होने वाला था। जियांग एंजिया से शादी करना चाह रहा था और एंजिया से पूछा कि सच में बेबी उसका है। एंजिया कहती है और नहीं तो क्या। इसके बाद अब वो सबके सामने एंजिया के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन उसकी मॉम काफ़ी जेलस हो रही थी। हुओ की मॉम उन दोनों को कभी खुश नहीं रहने देने वाली थी। एंजिया अगले दिन अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है तो देखती है वहाँ उसकी मॉम नहीं है, एक्चुअल में हुओ की मॉम है। उसने एंजिया की मॉम को किडनैप कर लिया था और वो उसे धमकी दे रही होती है अगर वो यहाँ इस बिल्डिंग के विंडो से जंप कर गई, अपनी जान गंवा दी, तो वो उसकी मॉम को जाने देगी। और अगर उसने ऐसा नहीं किया और जियांग के साथ आगे रिलेशनशिप बढ़ाने का कोशिश किया तो वो अपनी मॉम की लाइफ से हाथ धो बैठेगी। एंजिया को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। इधर जियांग एंजिया के हॉस्पिटल से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर तक जब वो नहीं आती है तो उसे उसकी फिक्र होने लगती है। वो जल्दी जल्दी उसे देखने के लिए जाता है। उसे डर था कि कहीं हो कि मॉम उसे हर्ट ना करे। तब तक एंजिया यहाँ पर हो कि मॉम को रोक करके रखी हुई थी। इससे पहले कि वो उसे जान से मारती, जियांग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो गार्ड्स वगैरह को वहाँ लेकर के आया था और वो लोग यहाँ पर हो कि मॉम को पकड़ के लेकर के जाते हैं। हो कि मॉम को जेल हो जाता है। अब तक उन्होंने बहुत मर्डर किया था और यहाँ पर जियांग और एंजिया दोनों एक हो जाते हैं। कहानी के एंडिंग में वो दोनों शादी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हो को थोड़ा रिग्रेट होते हुए दिखाया जाता ना तो आई थिंक ये कहानी थोड़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होती। खैर कहानी है हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।